गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक, जो कि हमारे 11th क्लास की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग की 3 लेसन कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग 4th लेसन स्टार्ट करने वाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये तो तय है, क्योंकि ये एकदम फेवरेट सा टॉपिक है यूपीएससी की। और प्रीलिम्स में आपको हर एक साल यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म से है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में और बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर की किस तरीके से क्वेश्चंस आती है, क्योंकि हर एक साल है तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बंडल ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग कायदे से अगर 20-25 साल की भी क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो ना, तो यू कैन गेट आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट यू नीड टू ग्रो हेयर। ओके, तो ये सारी चीज़ है जो कि यूपीएससी आप लोग से क्या चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 ही क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कराऊंगी, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लेसन में आएंगे। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 में आई है। तो इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। यानी कि बुद्धा के लाइफ से कौन कौन सी यहाँ पे किंगडम है जो कि एसोसिएटेड थी। अवंती, गंधारा, कोशाला या फिर मगध। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बतानी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो पहले आप लोग यहाँ पे अपनी आंसर भी दे सकते हो। अगर आप लोग को अच्छे से पता है तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस लेसन को पॉज कीजिए और पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि लेसन हम लोग खत्म करने के बाद ही मैं आप लोग को यहाँ पे समझा पाऊंगी कि देखिए इसके आंसर क्या है और किस तरीके से यहाँ पे आप लोग को जो है ये सारे क्वेश्चन भी ईजी लगने लगेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में निर्वाणा की जो बेस्ट मीनिंग है वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब करिए। द फर्स्ट वन इज द extinction of the flame of desire, second one is the complete annihilation of self, and third one is the state of bliss and rest, and fourth one is a mental stage beyond all comprehension। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में भी बतानी है। थर्ड है यहाँ पे जो कि 2013 में आई है। इसमें आपको बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस। सेकंड इज एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। थर्ड इज कर्म इज अ बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी इंडेड। तो कौन सी इसमें आपकी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो अब ये भी आप लोग कर सकते हो। अब आइए, अब हम लोग अपनी चैप्टर्स को जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोग किस किस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इससे हमारा क्या क्या नॉलेज यहाँ पे एक्वायर होगा। तो सबसे पहली है कि हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो यहाँ पे रिलीजन थे, जो कि क्यों यहाँ पे क्या कारण थी इनकी राइज होने की। सेकंड है यहाँ पे कि हम लोग महावीर और उनकी टीचिंग के बारे में देखेंगे, इनके लाइफ के बारे में और इनकी टीचिंग के बारे में। और सेम हम लोग बुद्धा और इनकी भी टीचिंग के बारे में, लाइफ के बारे में देखेंगे। बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एट लास्ट देखेंगे कि बुद्धिज्म की लाइफ में बुद्धिज्म जो है वो कैसे डिक्लाइन हुई, क्या कारण थी, वो भी इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले एकदम आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे पूरी तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के लाइफ की देखने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि 6th सेंचुरी बीसी, जिसको यहाँ पे एक वंडरफुल सेंचुरी भी कहा जाता है हमारे हिस्ट्री में, 6th सेंचुरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेटर थिंकर्स निकल कर आए थे, एक अच्छे अच्छे महान विचारक लोग यहाँ पे आए थे, जैसे कि बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, और यहाँ पे हेराक्लिटस है, ज़ोरास्ट्रस है, कॉन्फ्यूशस है, लाओस है। तो ये सारे ऐसे लोग थे ना जो कि एक महान हमारे इंडिया में एक ऐसा काम करके चले गए ना, ऐसी चीज़ बोल के चले गए, ऐसा सोच रख के चले गए, जो कि हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। और ना जाने कितने आगे आने वाले वर्षों तक इसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये जो इन्होंने जो खोज करी थी और इनका जो बात है, अगर आप लोग भी कहीं भी सुनते हो बुद्धिज्म की, अगर आप लोग बुद्ध टीचिंग की, जैन टीचिंग की, अगर आप लोग कुछ भी पढ़ते हो और अगर आप लोग को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है, तो आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करने लगोगे। इनकी बात में कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करेगी। और एक समय के बाद एट ए सर्टेन एज, या फिर आप लोग कुछ भी एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने लाइफ की, पर्सनल लाइफ से, आपको ऐसा लगने लगेगा कि इनकी बातें जो कही गई है ना, ये एकदम 110% करेक्ट है। तो ऐसा इनका कहना था, जो कि हर एक लोग अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, बहुत सारे धक्के खाते हैं, बहुत सारे ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, हम लोग इतने बुरे क्यों हैं, हम लोग इतने अच्छे क्यों, हमें ऐसा लाइफ क्यों मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। तो
बहुत सारी डिज़ायर्स होती है, बहुत सारी कंप्लेंट्स होते हैं हमें अपने लाइफ की, बहुत सारी ऐसी भी होती है कि हम जो है कुछ भी छोटे से प्रॉब्लम को लेके इतना ज़्यादा रोने लगते हैं, इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो सारी एक आपको इनके लाइफ के बारे में जब आप पढ़ोगे, इनका जो बोला गया है लाइफ के बारे में, जो पर्सपेक्टिव है, पूरे जीवन के बारे में जो इन्होंने पर्सपेक्टिव बताई है, उसको अगर आपने अमल कर लिया ना, इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आप समझिए कि आपके लाइफ का 70% जो गम है ना, दुख जिसे आप कहते हो, वो ऐसे ही चला जाएगा, जो कि एक बेकार की दुख होती है। और ये बेकार की दुख हम लोग खुद अपने लाइफ में पालते हैं। आप लोग बिलीव कर सकोगे जब अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, और आप लोग बहुत सारे लोग बिलीव भी करते होंगे, बहुत सारे लोग इसको टैली भी करते होंगे अपने लाइफ से। बुद्धास की टीचिंग, जैनिज्म की टीचिंग, तो काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल चीज़ें इन्होंने बताई है कि मन, माइंड को, दिल को और कैसे शांत रखना चाहिए, अपने लाइफ को कैसे शांत रखना चाहिए। तो ये तो अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक हो गई, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि काफ़ी ये अच्छे थिंकर्स थे। ऐसे थिंकर्स आज के डेट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द जो सक्सेसफुल थे, इनमें से बहुत सारे आए, ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पे एन नंबर ऑफ थिंकर्स आए, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिनके कारण ये इतने फेमस हो गए, जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन, एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में भी आ गए और हमें पढ़ना पड़ रहा है, और इनके बारे में जो है क्वेश्चन आंसर भी करनी पड़ रही है। बट यहाँ पे देखते हैं कि क्या कारण था जिनकी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा राइज हुई, इनको इतना ज़्यादा प्रचलित किया गया, इतना ज़्यादा इनको लोग मानते थे। तो सबसे प्राइमरी कॉज बताया जा रहा है ना कि रिलीजियस अनरेस्ट। हमारे इंडिया में क्या था, अभी हम लोग देखें, इससे पहले वैदिक कल्चर देखे, थर्ड चैप्टर, उसमें देखे कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या थी कि सोसाइटी में कोई डिवीजन नहीं थी, वेमेन की भी पोजीशन बहुत अच्छी थी। हालांकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी वेमेन को सारी सुख सुविधा दिए जा रही थी। लेकिन अर्ली लैटर वैदिक एज में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड होने लगी, 4 कास्ट में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। उसके अलावा क्या हुआ कि वेमेन की पोजीशन और ज़्यादा डाउन हो गई। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, जिसमें कि मैन पावर और फादर की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। तो ये एक तरीके के वन साइडेड भी हो गई, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट भी होने लगा। साथ ही साथ आप लोग देखते हो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो दोनों अपने पोजीशन को बेस्ट दिखाने के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अनरेस्ट था। साथ ही इसको यहाँ पे हम लोग देखोगे कि रिलीजन अनरेस्ट भी बहुत है, इसके अलावा भी बहुत सारी अनरेस्ट थी, जिसमें कि इस तरीके के एक शांति की जो कहते हैं ना कि किरण बहुत ज़रूरी थी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल और जो सेक्रीफाइसेस है ना, ये यहाँ पे लैटर जो वैदिक पीरियड है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि एडवोकेट किया जा रहा था, लेकिन ये कॉमन लोगों के साथ एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसा तो है ना, क्योंकि सेक्रीफाइस करना, जैसे कि सती प्रथा था, तो सती प्रथा में था कि अगर किसी के भी हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनकी वाइफ को भी उसी में जल के मर जाना है, या फिर जो है उनको दफना दिया जाता था उन्हीं के डेड बॉडी के साथ। तो ये सारी चीज़ें सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट करना पड़ता था, मजबूरी। तो यही सारी चीज़ें कि बहुत सारी सेक्रीफाइसेस ऐसी भी थी लैटर वैदिक एज में, जो कि सारे लोग उनके साथ सहमत नहीं थे। और ये जो सेक्रीफिशियल आपकी सेरेमनीज थी ना, ये आपका बहुत सारा एक्सपेंसिव भी था, यानी इतने महंगे भी थे, जो कि सारे कॉमन लोग के बस के बाहर थी। ये सुपरस्टिशन बिलीफ भी था, कुछ मंत्रास था जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी करती थी। उपनिषद की टीचिंग है, एक अल्टरनेटिव सिस्टम है हमारी यहाँ पे सेक्रीफाइस की, जो कि हाईली फिलोसफिकल इन नेचर थी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ना बहुत आसानी से समझ में भी नहीं आती थी, यानी कि जो आपको उपनिषद की जितनी भी टेक्स्ट वगैरह थी ना, वो इतना आसान नहीं था समझने का। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज नंबर पे लोग जो है उनकी इंटरेस्ट को यहाँ पे देखना है, तो ऐसा करना है कि बहुत बड़े लार्ज नंबर पे जो लोग हैं ना, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ों को सिंपल बनाना है, शॉर्ट बनाना है, और इस तरीके से करना है कि लोग जो है ना इंटेलिजेंस वे की तरफ से वो सैल्वेशन ले सके। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके का जो है तरकीब लगाया जा रहा था कि लोगों को यहाँ पे सल्वेशन से एक इंटेलिजेंस वे ऑफ सल्वेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लोगों को अगर किसी भी चीज़ से डर लगता है, किसी भी चीज़ से डेंजर है, तो उनको एक आसानी तरीके से जो है ना उन सारी चीज़ों से बाहर लेकर आया जाए। तो इस तरीके की जो है कुछ एक रिलीजियस टीचिंग भी थी, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वो भी कुछ लैंग्वेज में है जो कि वो जानते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरत थी जो कि फुलफ़िल किया जा रहा था, वो भी बुद्ध और महावीर की टीचिंग के से। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि लोगों को यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लोग को काफ़ी चीज़ें की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था, बेसिक जो थीम है लाइफ की वो नहीं समझ में आ रही थी। तब उनको यहाँ पे जो है बुद्ध और महावीर की टीचिंग से कुछ चीज़ें समझ में आई। अदर देन अगर हम लोग रिलीजियस फैक्टर भी देखें ना, तो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट की है, और इससे इन दोनों रिलीजन काफ़ी अच्छे से राइज भी करी है। जो रिजिड कास्ट सिस्टम है ना, वो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, यानी कि 4 कास्ट सिस्टम में पूरी इंडिया डिवाइड हो चुकी थी, जिससे कि आज तक हम लोग उभर नहीं पाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में टेंशंस क्रिएट कर रही है, जो कि हम लोग भी आज के डेट में फील करते हैं। हायर क्लास जो है वो बहुत सारे सर्टेन प्रिविलेजेस वो इंजॉय करते हैं, यानी कि उनको सुख सुविधा सब कुछ मिलती है, लेकिन लोअर कास्ट जो है शुद्ध और जो आपकी वैश्य है, शूद्र और जो वैश्य है, उनको सारी सुख सुविधा नहीं मिलती है। वहीं अगर क्षत्रिय की बात करें तो वो भी यहाँ पे
डोमिनेशंस के लिए वो करते रहते हैं कि जो यहाँ पे आपकी ब्राह्मण क्लास है उसके ऊपर वो डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट की गई, जिसमें कि दोनों बुद्ध और जो महावीर हैं वो यहाँ पे क्षत्रिय ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो यहाँ पे उनकी जो वे ऑफ लाइफ थी और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी ओरिजिन कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है कि ये क्षत्रिय ओरिजिन है। जो ट्रेड यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था ना, इससे भी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वैश्य की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही थी। साथ ही एज ए रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो ये चाहते थे कि उनकी जो सोशल स्टेटस है वो भी इन्हेंस हो जाए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो वर्ण सिस्टम थी ना वो ये अलाउ नहीं कर रही थी। अब हमारी इस सोसाइटी में क्या थी कि शूद्र और वैश्य थे, जिनका सबसे सोसाइटी में क्या काम होता था कि इनसे जो है छुआछूत होती थी, यानी कि स्किड्यूल कास्ट स्किड्यूल ट्राइब वाले लोग, इनके साथ कोई बैठ के खाते नहीं थे, इनके साथ कोई लोग जो है बैठते नहीं थे, दूसरे कास्ट के लोग बैठ नहीं सकते थे। इनका ऐसा था कि ऊंचे जात यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनके सामने ये लोग जो है नज़र से नज़र मिला के खड़े नहीं हो सकते, और साथ ही साथ ना उनके साथ जो है एक समान जो है वो बैठ सकते हैं, दूरी बना के रखते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस जो है इनकी बहुत ज़्यादा डाउन थी। साथ ही यहाँ पे जो है ये जो है स्टार्ट हुई थी, इसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ये लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, और ये एक तरीके का वहाँ पे एक मर्चेंट क्लास भी था जो कि चीफ सपोर्ट करती थी ये सारी न्यू रिलीजन को। तो ये सारी इतनी ज़्यादा जो है सोसाइटी में इकोनॉमिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था ना, जिसके कारण जो है लोग कुछ ना कुछ चाह रहे थे, शांति चाह रहे थे और इक्वालिटी चाह रहे थे। तो उन्हीं को चाहने के लिए जो है ना इस तरीके की टीचिंग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। जैनिज़्म की आप बात कर लेते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो ये लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर की, और इनका जन्म कब से और कब तक इनका जो है लाइफ ये आपका जो है रहा, तो 539 से 467 BC तक। वर्धमान महावीर की बात करूं तो ये 24 तीर्थंकर थे, वो भी जैन ट्रेडिशन के। ये कई बार पूछा जा चुका है, दूसरे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा कि 24 तीर्थंकर कौन है, तो ये वर्धमान महावीर है। ये जो है कुंडाग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था, जो कि आपको वैशाली में देखने को मिलेगा, और वो भी क्षत्रिय पेरेंट में। इनके पेरेंट कौन थे? सिद्धार्थी और त्रिशला इनकी माँ थी। इनकी जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी, और उनके बाद इन्होंने जो है एक पुत्री को जन्म दिया था, यानी कि डॉटर की इनकी जो है एक बर्थ हुई थी। एट द एज ऑफ 30 यानी कि 30 की एज में जो है वो यहाँ पे एसिस्टिक हो गए थे, और फिर वो जो है 12 ईयर्स तक वॉन्डर किए थे, वैंडर्ड। तो 30 इयर्स के एज में जो है ये एसेटिक हो गए थे। कहने का मतलब है कि इनको जो है ना खुद के प्लेजर के बारे में इन्होंने सोचना बंद कर दिया था, यानी कि फिजिकल प्लेजर भी इनको कुछ नहीं चाहिए था। साथ ही 12 साल तक जो है ये कहीं ना कहीं घूमते रह गए, किसी चीज़ के सर्च में जा रहे थे, लेकिन ये जो है पूरे वैंडर्ड कर रहे थे। 13 ईयर्स ऑफ इज पेनेंस, इन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को अटेन किया, जिसको कि यहाँ पे केवल गाना भी कहते हैं, केवल गाना भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है इनको यहीं से महावीर और जिना भी कहने लगे। इनके फॉलोअर्स जो थे उनको यहाँ पे जैन्स कहते थे, और उनकी जो है रिलीजन जैनिज्म हो गई। तो इस तरीके से इनका नाम यहाँ पे रखा गया। ओके, इनका एक्चुअल नाम जो है वो वर्धमान यहाँ पे महावीर है, लेकिन किस तरीके से लोग जो है इनको जैन कहने लगे और इनकी रिलीजन्स जो है जैनिज्म में आ गई। ये काफ़ी सारा डॉक्ट्रिन्स को भी इन्होंने जो है प्रीच करी थी, बताई थी, जो कि 30 ईयर्स के लिए थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 ईयर्स में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो राजगीर के बगल में एक पावा है, वहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी। सो एक एक यहाँ पे जो वर्ड है ना, इस वर्ड से और इस स्टेटमेंट से आपकी कई सारी क्वेश्चंस बन सकती है, तो इससे आप लोग को जो है अवेयर रहना है। ठीक है, एक एक वर्ड यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे चाय में मिला के घोट जाइए, एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ। टीचिंग ऑफ महावीर देखते कि इनका क्या पढ़ाना था, इनका क्या बताना था, ये क्या क्या चीज़ पे फोकस करते थे। तो इनकी बेसिकली थ्री प्रिंसिपल थी, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे तिरंतनास कहते थे, यानी कि 3 जेम्स कहते थे। तो ये है क्या? राइट फेथ, यानी कि सच्ची चीज़ों पे आप लोग को जो है विश्वास करना है। राइट नॉलेज, यानी कि कहते हैं ना कि आधी अधूरी नॉलेज जो है ना ज़्यादा डेंजरस है। नहीं नॉलेज है तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो एक सही नॉलेज जो है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हो, जानते हो, तो उसके बारे में एकदम पूरा खुल के आप लोग को जानना चाहिए, डेप्थ तक जानना चाहिए, तो उसको राइट नॉलेज कहते हैं। राइट कंडक्ट है, यानी कि आप लोग नॉलेजेबल हो, आप लोग सही चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो, सारा आचरण वगैरह सब सही है, लेकिन आपकी एक्शन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो ये 3 यहाँ पे इनकी जो है जेम्स बताई जा रही है, जिसको आप लोग को ध्यान रखें। तो अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब क्या होता है कि बिलीव, यानी कि यहाँ पे महावीर की टीचिंग में बिलीव करना है और उनके विजडम में बिलीव करना है, यानी कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, उनके ऊपर बिलीव करनी है, उनकी बुद्धिमत्ता पे बिलीव करनी है। इसको हम लोग राइट फेथ कहते हैं। व्हाट इज़ राइट नॉलेज? राइट नॉलेज मीन्स किसी भी थ्योरी की एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर आप लोग कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो और उसको अगर समझ लिए, उसको आप लोग आपने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि वो आपकी राइट नॉलेज हो गई। तो राइट नॉलेज मीन्स किसी भी थ्योरी की एक्सेप्टेंस। एंड इनका 3 बात कहना था। एक बात
बात ये कहते थे कि कोई भी गॉड नहीं है। सेकंड, इनका कहना था कि वर्ल्ड जो हमारी एग्जिस्ट करी है वो बिना किसी क्रिएटर के एग्जिस्ट करी है। एंड थर्ड, कि सारे ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सोल है। तो इनका ये 3 बातें जो कि आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन इज़ राइट कंडक्ट। तो राइट कंडक्ट हम लोग कैसे करेंगे? जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अपने 5 ग्रेट वॉर्स को, यानी कि जो हमारी प्रतिज्ञा है उसके 5 ग्रेट को जो है हम लोग यहाँ पे 5 प्रतिज्ञा को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग जो अपना काम भी करेंगे ना वो सही तरीके से करेंगे। तो क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहला है कि हम लोग को किसी के लाइफ को, यानी कि अपने भी लाइफ को एंजॉय नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे कि हमारी लाइफ जो है कठिन हो जाए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। ये सारी काम नहीं करनी है। साथ ही साथ हम लोग को झूठ नहीं बोलना है। साथ ही साथ हम लोग को कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी है। ना ही हम लोग को धन अर्जित करना है, और ना ही हम लोग को जो है इमोरल लाइफ जीना है। इमोरल लाइफ कहने का मतलब है कि हर किसी के लाइफ का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, कोई ना कोई सिद्धांत होता है जिसके ऊपर आपने अपनी लाइफ को जो है ना सेट करी है। आपको अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके लिए भी आपने कुछ प्रिंसिपल रखी होगी, अपनी कुछ सिद्धांत होती है कि नहीं यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसी करूँगी तो वैसी होगी। तो हर किसी की मोरल लाइफ होती है, तो एक मोरल होना चाहिए लाइफ का जिसके ऊपर आप बेस्ट रहो। तो इमोरल लाइफ लीड नहीं करना है। तो ये 5 ऐसी यहाँ पे प्रतिज्ञा बताई गई है जैनिज्म के द्वारा, जिसको आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो ये 3 हम लोग यहाँ पे इनकी जेम्स देख लिए। अब देखते हैं कि बोथ, यानी कि क्लर्गी और जो लेमैन है उन वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा की। कहने का मतलब है कि नॉन वायलेंस, यानी कि एकदम आपको वायलेंट रूप में नहीं रहना है, एकदम नॉन वायलेंस होकर जो डॉक्ट्रिन है उसको यहाँ पे फॉलो करते थे। महावीर जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट हो, सबको यहाँ पे रिगार्ड करते थे। सब में सोल है उनका ऐसा मानना था। बहुत सारी डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है उनका ऐसा मानना था। वो यहाँ पे लाइफ को प्रोसेस करते थे और जो दर्द है ना उसको फील भी करते थे। जब भी वो कभी भी इंजर्ड होते थे, जैसे आप लोग को भी कभी चोट लगती है ना, तो उसको फील कीजिए, ऐसा इनका मानना था। महावीर जो है, जो ऑथोरिटी ऑफ वेदास है, वेदास की जो ऑथोरिटी है उनको रिजेक्ट करते थे और ऑब्जेक्टेड टू वैदिक रिचुअल, यानी कि वैदिक रिचुअल को यहाँ मानते थे। साथ ही वेरी हॉली और जो एथनिक कोड ऑफ लाइफ है उनको एडवोकेट करते थे। इवन जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे कहा जाता था कि ये सीनफुल है एज इट कॉज इंजरी टू द अर्थ, यानी कि इनका मानना था महावीर जी का कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा पाप है, क्योंकि इससे हम लोग जो अपनी धरती माँ है उसको उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, और एनिमल्स को भी। तो क्योंकि एनिमल्स से ही जुताई होती है, और आप लोग देखते हो कि अर्थ में कितना ज़्यादा टिलेज वगैरह करते, खुदाई वगैरह करते, साथ ही जो है मिट्टी वगैरह करते। तो यही सारी चीज़ों से इनका मानना था कि इससे हमारे अर्थ को भी जो है ना दुख हो रहा है। इसी से इनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसिस्टिज्म है, रेनंशिएशन है, वो भी यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम लेंथ तक ले जाया गया, जिससे कि यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन है, न्यूडिडिटी है, और अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर भी किया गया। यानी कि एक होता है ना कि फिजिकल प्लेजर ही आप छोड़ दो, कहने का मतलब है कि खुद से प्यार करना ही छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोह माया है, इनका बताया गया है। साथ ही जो है आप लोग को एक स्टारवेशन, यानी कि सफरिंग और डेथ, जो कि बिना फूड के, अगर फूड की कमी है तो इससे क्या होता है कि आप सफ़र करते हो। जब भी आप लोग लॉन्ग टाइम तक भूखे रहते हो तो कितना ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, आप लोग सफ़र करते हो। तो ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करना, साथ ही न्यूडिडिटी रहिए, कम कपड़े पहनिए और ख़ुद को टॉर्चर कीजिए। तो ये सारी चीज़ जो है इनकी डॉक्ट्रिन में आती है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब देखते हैं कि जैनिज्म का इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे होने लगे। महावीर जो है वो एक संघ को ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें कि वो अपने टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा फैलाते थे। उन्होंने यहाँ पे दोनों को एडमिट करी थी, मेन और विमेन को भी अपने संघ में, जिसमें कि कुछ मॉन्क्स भी होते थे और उनके कुछ फॉलोअर्स भी होते थे। इनका जो भी टीचिंग था ना काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इनके संघ के मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इनके संघ में जितने भी महिलाएं और जो मेल पर्सन आते थे ना, वो लोग क्या करते थे, इस टीचिंग को जो है ना अपनी अपनी जगह जाकर और भी लोगों को वो भी सुनाते थे और भी ये फैलाते थे। तो इनके संघ के जितने भी मेंबर्स थे उनका काम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए जो है वो जैनिज्म की जितनी टीचिंग थी उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर पाए। कहाँ कहाँ ये स्प्रेड हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्लीज़ नोट डाउन दिस कि ये वेस्टर्न इंडिया है और कर्नाटक है, जहाँ जहाँ जैनिज्म की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई उनकी टीचिंग की। इस सारे एरियाज़ को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य है, और यहाँ पे कारावेला ऑफ कलिंगा है, एंड रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडियंस है, जैसे कि यहाँ पे गंगास हो गए, कदम्बास हो गए, चालुक्यास हो गए, राष्ट्रकूटास हो गए, जिन्होंने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करी और बहुत ज़्यादा सराहा भी। अगर हम लोग यहाँ पे 4th सेंचुरी के एंड में देखें तो एक सीरियस फैमाइन आ गई थी, यानी कि जो आपकी मंदी थी, बहुत ही ज़्यादा एक आपका जो है अकाल आ गया, वो भी गैंगस वैली में। तो बहुत सारे जो जैन मॉन्क है ना, जो कि यहाँ पे भद्रबग्गू और जो चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा जो है यहाँ पे आपका लीड किए जा रहे थे, वो भी यहाँ पे सरवाना
बेलगोला कर्नाटक में आ गए थे। फिर वो जो है वापस से जो है कुछ दिन के बाद नॉर्थ इंडिया में वो स्टेप बैक करने लगे थे, जो कि यहाँ पे मॉन्क के द्वारा वो लीड किए जा रहे थे। और उस मॉन्क का नाम था इस्तुला बाहू, ओके, जिन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मॉन्क्स के लिए चेंज कर दी थी। इसी से क्या हुआ ना कि यहाँ पे जैनिज्म में दो सेक्ट में बढ़ गए, एक तो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो श्वेतांबर मतलब कि वाइट क्लैड, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो कि स्काई क्लैड और नेकेड, जो कि कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस दो तरीके के जो है यहाँ पे जैनिज्म में सेक्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि 4th सेंचुरी में बहुत ही बड़ी एक फेमाइन आई, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही बहुत ज़्यादा जैनिज्म की बसाव थी। नॉर्थ इंडिया और आपको जो देखने को मिलेगा वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटक में जो है इनकी प्रचार प्रसार हुई, यानी कि इनकी टीचिंग की जो है स्प्रेड हुई। लेकिन बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया वगैरह में थे। तो वहाँ पे जो है गैंगस वैली में फेमाइन हुई, तो जितने भी मॉन्क्स वगैरह थे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में फैलने लगे, और अधिकतर जो है वो कर्नाटक वाले साउथ रीजन में आ गए थे। तो कुछ जो है वहाँ से निकल के नॉर्थ इंडिया में फिर आ गए थे, लेकिन कुछ जो है वापस से जो साउथ इंडिया भागे थे तो वो साउथ इंडिया में ही रह गए। तो कुछ यहाँ पे क्या हुआ कि दो सेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो गए। एक को यहाँ पे श्वेतांबर कहा गया, जो कि व्हाइट वस्त्र पहनते थे, और एक को दिगंबर कहा गया, जिन्होंने कुछ भी जो है वस्त्र नहीं पहना या फिर स्काई क्लैड थे, यानी कि वो जो है कोई भी तरीके का वस्त्र नहीं पहनते थे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब क्या क्या है, यहाँ पे आपकी काउंसिल। तो यहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल देखिए, तो ये आपकी पाटलिपुत्रा में हुई थी, वो भी किनके द्वारा किया गया था? तो इस्तुला बाहू के द्वारा यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट जैन काउंसिल की गई थी। और ये लीडर थे दिगंबर के। दिगंबर कहने का मतलब है कि ये नेकेड रहते थे, कोई भी तरीके का वस्त्र धारण नहीं करते थे। और ये कब हुआ था? तो 3rd सेंचुरी जो BC है उसके बिगनिंग में हुई थी। सेकेंड जैन काउंसिल की बात करें तो ये वलाभी में हुई थी, और ये आपकी 5th सेंचुरी AD में हुई थी। BC क्या थी? बिफोर क्रिस्ट। AD क्या है? एनो डोमिनी। तो बिफोर क्रिस्ट कहने का मतलब है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ईयर बढ़ता था, यानी कि पहले आपकी 1000 आई, उसके बाद 600 आई, उसके बाद आपकी 200 आई। तो इस तरीके से जो है बिफोर क्रिस्ट की जो है ईयर्स चलती थी। लेकिन एनो डोमिनी जो कि आज की डेट में भी हम लोग इसी में जी रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। तो ये दोनों जो है आपकी 2 टाइम में हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जैन काउंसिल आपकी पाटलिपुत्रा में हुई है और 3rd BC में हुई है, लेकिन सेकेंड जैन काउंसिल आपकी वलाभी में और 5th सेंचुरी AD में हुई है। और इसके फाइनल जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 अंगाज। आपसे भी पूछा जा सकता है कि 12 अंगाज है क्या? तो ये फाइनल कंपाइलेशन है, यानी कि जैन की लिटरेचर की जो फर्स्ट काउंसिल की थी, सेकंड काउंसिल की थी, इनकी जितनी लिटरेचर है उसका फाइनल कंपाइलेशन को यहाँ पे 12 अंगाज कहा गया है, जो कि यहाँ पे आपका इसी काउंसिल में आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सेकंड काउंसिल में इनकी जो है फाइनल जैन लिटरेचर को कंप्लीट किया गया है। तो ये तो पूरी कहानी रही जैनिज्म की। तो A to Z यहाँ पे बात हो गई जैनिज्म से। इससे ज़्यादा आपको जानने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को और भी बुक में कुछ भी मिलता है, जैसे कि NCERT आप पढ़ोगे तो और भी यहाँ पे फर्दर आप लोग को डिटेल्स मिलेगी, तो वो सारी चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। आते हैं अब हम लोग बुद्धिज़्म में। तो लाइफ ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध की देखते हैं, जो कि इनकी लाइफ बर्थ आप लोग देख सकते हो 567 से 487 BC तक थी। गौतम है, इनका असली नाम सिद्धार्थ है, और ये फाउंडर है किसके? तो बुद्धिज्म रिलीजन के। इनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे कपिला वस्तु के बगल में लुम्बिनी गार्डन है, वहाँ पे हुई थी। इनके फादर जो है वो यहाँ पे शुद्धोधना है, और वो भी शाक्या क्लान के। और मदर कौन है? तो माया देवी है। इनकी मदर का जो डेथ हुआ था वो चाइल्ड बर्थ में ही हो गया था, और फिर इनको जो है यहाँ पे इनकी आंटी प्रजापति गौतमी के द्वारा लाया गया था। एट द एज ऑफ 16, यानी कि 16 उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी, और इनकी जो शादी हुई थी वो यशोधरा से हुई थी। फिर इन्होंने एक सन को यहाँ पे सन को बर्थ करी, मतलब कि यहाँ पे सन को एक जन्म दिया था, जिनका नाम है राहुल। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन का साइड था, एक डिसीज्ड मैन थे, कॉर्प्स थे, और एसेटिक टर्न्ड हिम अवे फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, यानी कि इनका जो लाइफ चेंज हुआ ना उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो बुद्ध की लाइफ को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये बीमार आदमी, मतलब कि जब उन्होंने बीमार आदमी को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक डिजीज़ से गुजर रहे थे, तो उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। फिर जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो कुछ काम नहीं कर सकते, तो उनको भी देख के एक मन में ख्याल आया कि हम लोग जो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिज़ायर लेके बैठे हैं, हम लोग इतने ज़्यादा इच्छा रखते हैं, इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग की जो एक होते हैं ना ख्वाहिश है, ये चाहिए वो चाहिए, जो डिज़ायर्स कभी इंडलेस डिज़ायर्स है, तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक दिन तो हम लोग सबको बूढ़ा होना है, एक दिन तो सबको हम लोग को मर जाना है, और एक दिन हम लोग को बीमारी से जो है एकदम से तड़पना है। तो ये सारी चीज़ जो है ना उन्होंने जब देखी, तो फिर वो क्या हुआ कि वो घर छोड़ गए, वो भी 29
की एज में, क्योंकि बचपन से जब वो फले फूले थे ना तो वो बहुत अच्छे फैमिली से थे और उनको कभी पता भी नहीं चला था कि इस तरीके का लोगों को कष्ट भी होता है। तो ये एक अलग एक एंगल है उनका लाइफ का। और जब ये सारी चीज़ें वो निकल के घर से देखे तब उनको लगा कि यार ये सच्चाई क्या है, तो वो सच की खोज में जो है ना घर छोड़ दिए थे 29 ईयर्स में। और फिर वो 7 ईयर्स तक वो इधर उधर भटकते रहे, उन्होंने कुछ ट्रुथ के सर्च में वो बहुत ज़्यादा भटके। फिर जो है वो बहुत सारे टीचर्स से भी मिले, बट कोई भी उनको इनलाइटन नहीं कर पाया, यानी कि उनके जो मन की जो क्वेश्चंस थी ना उनका कोई आंसर नहीं दे पाया। एट लास्ट क्या हुआ कि वो बोधि ट्री के नीचे जाके बैठ गए, जो कि बोध गया बिहार में देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेंस मिनांस करी, यानी कि इतना ज़्यादा मेडिटेशन करा। फिर उसके बाद जो है उनको इनलाइटमेंट मिली एट द एज ऑफ 35, जिसको हम लोग निर्वाणा भी कहते हैं। तो तब से उनको यहाँ पे जो है बुद्ध भी कहने लगे और फिर इनलाइटेड वन भी कहने लगे। तो इस तरीके से उनका ये इस तरीके का नाम पड़ गया। फिर उन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन को भी डिलीवर करी, वो भी सरनाथ में, और ये आपका बनारस के बगल में है। फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ एज ए प्रीचर है, यानी कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, लोगों को समझाई, उन्होंने सिखाई, घूम घूम कर वो लोगों को जो है शिक्षा देते थे। उन्होंने अपनी जो है लाइफ को पूरी तरीके से इस तरीके से ढाल लिया था कि वो लोगों को सिर्फ सच बताते थे। फिर उनकी जो डेथ हो गई थी वो कुशीनगर में 80 ईयर्स में हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग डिसिप्लिन्स देखें, डेसिफल्स देखें बुद्धा जी की, तो ये है सरिपुत्ता है, मोगलाना है, आनंदा है, कुशापा है, उपाली है। तो ये सारी चीज़ भी आपको याद रखनी है। किंग्स जैसे कि प्रसेनजी जो है कोशाला के, बिंबिसारा है, अजातशत्रु है मगध के, उन्होंने भी इनकी डॉक्ट्रिन्स को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करी थी और उनके जो है डेसिफल्स भी बन गए थे, यानी कि उनके जो है प्रचार प्रचारक भी बन गए थे। बुद्धा अपने लाइफ टाइम में जो है ना अपनी मैसेज को बहुत दूर दूर तक स्प्रेड किए थे। अब इनका यहाँ पे देखिए कि ये कहाँ कहाँ तक अपने मैसेज को स्प्रेड किए थे। तो नॉर्थ इंडिया हो गई, कुछ जगहों पे ये खुद विजिट करते थे, जैसे कि बनारस, राजगीर, सरस्वती, वैशाली, नालंदा, पाटलीग्रामा। तो ये सारी जगहों पे ये खुद जा जाकर लोगों को जो है ना जागरूक करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करा, फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करा। और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, जैसे कि गॉड, सोल, कर्म, रीबर्थ, इन सारी चीज़ों में भी वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए। अपने आप को वो कंसर्न करते थे एज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि वो लोगों को यहाँ पे कन्फ्रंट कर सके। तो बुद्ध की भी यहाँ पे कुछ टीचिंग थी जिसको कि आप लोगों को यहाँ पे जानना है। तो इनकी 4 नोबल ट्रूथ है बुद्ध का। तो ये है क्या, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि हर पूरी वर्ल्ड में आप लोग को देखने को मिलेगा हर एक लोग सफ़र कर रहे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम से। और ये सच भी है। जितने बच्चे मेरे अभी अभी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग हर कोई ना कोई आप लोग के गम, आप लोग को गम जो है वो खाया जा रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिससे कि आप लोग भी सफ़र कर रहे हो। तो ये तो सच है। साथ ही कॉज ऑफ सफरिंग जो है ना वो डिज़ायर है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग उसके डेप्थ में जाओगे ना तो डिज़ायर है। कुछ चीज़ें जो आप लोग सोच रहे थे नहीं मिला, तो उसके पीछे क्या हो गया कि आप यहाँ पे सफ़र करने लगे। अगर डिज़ायर जो है ख़त्म हो जाए तो सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। अगर हमारी डिज़ायर ही ख़त्म हो जाए तो हम लोग की जो है ना सफरिंग को हटा दिया जा सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। और दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, यानी कि इनका जो है 8 मूल मंत्र, इनका जो है एक रास्ता था जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारी जो सफरिंग है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या था कि राइट व्यूज़ एकदम सही आप लोग देखो, राइट रिजॉल्व एकदम कोई भी चीज़ का सही रिजोल्यूशन निकालो, राइट स्पीच सही बोलो, राइट कंडक्ट सही आपका जो है वे होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड सही तरीके से आप लोग को जीना है, राइट एफर्ट्स लगाना है, और राइट माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस यानी कि सही तरीके से आप लोग को दिमाग भी लगानी है। एक सेकेंड, हाँ, और राइट कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन भी करनी है तो सही तरीके से। ये इनका 8 यहाँ पे जो है फोल्ड था जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बुद्ध ने जो है कभी भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करी और ना ही ऐसा भी कहा कि गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि जैन की क्या थी कि उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस भी नहीं एक्सेप्ट करी, कहा गया था उनके द्वारा कि कोई भी गॉड नहीं है और ये जो आपका वर्ल्ड है ये आपके बिना क्रिएटर के जो है वो आपका चल रहा है। तो इस तरीके का जैन की थी। लेकिन बुद्ध का क्या है कि उन्होंने कभी ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया कि गॉड एग्जिस्ट करे, या फिर उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को रिजेक्ट भी नहीं किया। वो यहाँ पे इम्फेसिस देते थे लॉ ऑफ कर्म में, यानी कि जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। साथ ही कंडीशन ऑफ मैन में भी काफ़ी ज़्यादा आर्गू करते कि कोई भी लोग अपने लाइफ में जो है ना वो अपनी डीड्स पे डिपेंड होते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो है टॉट करी थी सोल को कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि हमारी आत्मा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जैन जी का क्या कहना था कि हर एक ऑब्जेक्ट में आत्मा है। तो इस तरीके से कंपैरिजन में पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए। आपका यहाँ पे जो है
कंपैरिजन, ही एम्फेसिस अहिंसा, यानी कि इन दोनों का एक जो कॉमन यहाँ पे आपका मोटिव था ये था अहिंसा। अहिंसा कहने का मतलब है कि नॉन वायलेंट, कोई भी काम आप कर रहे हो ना तो इसमें ज़्यादा वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, नॉन वायलेंट ही रही है। बाकी बल्कि इनका ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार था, सारे लिविंग क्रिएचर में भी बहुत ज़्यादा ये प्यार करते थे, और अपने आप को इन्होंने जो है ना ह्यूमन बींग में ही, लोगों के बीच में ही रख दिया था। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशंस भी हुआ, और उसके बाद इनकी जो रिलीजन्स थी वो आइडेंटिकल थी मोरालिटी के साथ, साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी ऑफ थॉट रखते थे। इनके जो शब्द थे, इनके जो कहना, इनका जो वचन था, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्योर होती थी। ये रैशनलिस्ट थे जो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते थे कि चीज़ों का एक्सप्लेन करना, और साथ ही साथ आप देखोगे कि वो जो है ना एक डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे, यानी कि उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करी, लेकिन वो यहाँ पे सोशल डिस्टिंक्शन से काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में थे। जैसे कि हमारे सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया गया, तो वो इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने प्रीच में डायरेक्ट अटैक नहीं करी। साथ ही अपनी ऑर्डर भी इसके लिए रखते थे। बुद्धिज्म जो थे एक सोशल थे, देन रिलीजियस रिवोल्यूशन, यानी कि वो सोशल चीज़ों को आपका जो है चेंज लाना चाहते थे। सोशल कैसे चेंज होगा, जब लोग अपने थिंकिंग को चेंज करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, तभी हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं चेंज हो पाएगी। साथ ही इनका कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स था, और इनका जो है सोशल इक्वालिटी के ऊपर प्रिंसिपल भी थी। अब देखते हैं कि इनकी जो स्प्रेड है, बुद्धिज्म की जो स्प्रेड है, प्रचार प्रसार है, वो कैसे बहुत ज़्यादा फैला। तो बुद्ध के भी यहाँ पे 2 काइंड ऑफ डिसिपल्स थे, एक मॉन्क थे जिसको हम लोग भिक्षुक कहते हैं, और एक वर्कशीपर थे जो कि उपासिकास थे, जो पूजा करते थे, जो इनकी बात मानते थे। जितने इनके भिक्षुक थे ना वो ऑर्गेनाइज थे, वो भी संघ में, और वो उनका यहाँ पे एक ही पर्पज़ था कि इनके टीचिंग को जो है दूर दूर जाकर स्प्रेड करना है। तो जो मेंबरशिप थी नहीं वो यहाँ पे ओपन था ऑल के लिए, यानी कि जो भी यहाँ पे संघ में आना चाहते थे, मेंबरशिप लेना चाहते थे, तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बिना किसी कास्ट रेस्ट्रिक्शन के, वो सबको यहाँ पे ओपन रखते थे कि वो इनके जो है मेंबरशिप बन सकते हैं। साथ ही स्पेशल कोड है नन्स के लिए, जो कि उनके रेसिडेंस और मूवमेंट को जो है वो रेस्ट्रिक्ट करते थे। और अगर सरिपुत्ता, मोगलाना या अनंता की बात करें तो ये भी इनके कुछ फेमस मॉन्क्स थे। तो नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है कि ये यहाँ पे बुद्धिज्म थे कि जैनिज्म की थी। संघ की बात करूँ तो वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक लाइन पे ही गवर्न थी, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लगाया जाता था संघ के द्वारा, और बुद्धिज्म जो है इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो किस किस जगह पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, तो नॉर्थ इंडिया में, इवन ड्यूरिंग अगर बुद्धा की लाइफ टाइम में भी देखें तो, जैसे कि मगध, कोशाला, कौसाम्बी और बहुत सारे सेवरल यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट है नॉर्थ इंडिया की, जो कि इनके रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते थे। 200 ईयर्स जब इनकी डेथ हुई, इसके बाद जो फेमस मौर्यन एम्परर है अशोका, उन्होंने भी बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा मानी। इनके जो मिशनरी एफर्ट्स अशोका है वो इनके बुद्धिज्म को वेस्ट एशिया और सिलोन में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किए, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी वो इनके जो है टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहे थे। एक लोकल रिलीजियस सेक्ट जो है उनको भी ट्रांसफॉर्म किया गया था, वो भी वर्ल्ड रिलीजन में। तो इस तरीके से इनकी जो यहाँ पे प्रचार प्रसार थी वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, जो कि आपका है यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल। जैनिज्म काउंसिल हम लोग 2 देखे थे, एक आपकी जो है 3rd सेंचुरी BC में थी, और सेकंड आपकी 5th सेंचुरी AD में थी। लेकिन अब बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, यहाँ पे टोटल 4 है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि राजगृह में हुई थी, और यहाँ पे जो चेयरमैनशिप थी ये महापक्षा है, और इनकी डेथ होने के बाद ये आपका जो है इमीडिएटली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये काउंसिल करने का एक ही था कि यहाँ पे जितने भी इनके मॉन्क्स वगैरह होते थे, जितने भी इनके फॉलोअर्स होते थे, वो लोगों को स्प्रेड करते थे, इनकी टीचिंग बताते थे जगह जगह जाकर, ठीक है। तो एक चेयरमैनशिप होता था, एक यहाँ पे लीडर होते थे, उनके अधीन पे जो है ना, उन्हीं के अधीन में ये सारा काम किया जाता था। इसका पर्पस यही था कि जो प्योरिटी है, बुद्ध की जो टीचिंग की प्योरिटी है ना, वो मेंटेन रहे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये आपका जो है वैशाली में हुई थी, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये पाटलिपुत्रा में, और इस समय जो पैट्रोनिस्ट थे वो अशोका थे, यानी कि अशोका के अधीन होकर ये सारा काम किया गया था। फाइनल जो यहाँ पे वर्जन था त्रिपिटक का, वो यहाँ पे कंपाइल हुआ था इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना वो यहाँ पे कश्मीर में हुई थी, वो भी कनिष्क के द्वारा, और चेयरमैनशिप जो थी वो वसुमित्रा की थी। तो ये सारी चीज़ें, एक एक वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। स्टेट PCS की तो ये फेवरेट टॉपिक है, UPSC की भी फेवरेट टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अश्वघोष की बात करूँ तो वो भी इस पार्टिसिपेट किए थे इस काउंसिल में, यानी कि फोर्थ काउंसिल में। जो न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में भी स्टार्ट हुई थी, जिसको कि महायाना बुद्धिज्म कहा गया, तो वो भी यहाँ पे फोर्थ काउंसिल में ही एग्जिस्टेंस में आए थे। जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पे बुद्ध के द्वारा प्रीच किए जा रहे थे और प्रोपागेट किए जाते थे अशोका के द्वारा, जिनको यहाँ पे हिनायन भी कहा गया था। तो 2 सेक्ट में भी यहाँ पे आपका डिवाइड हुआ था, एक को हम लोग महायाना और एक को हिनायना कह रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे आपके जो है एक न्यू स्कूल बुद्धिज्म की खुल गई थी, जिसको महायाना बुद्धिज्म कह रहे हैं, और
जो एक हिनायना है ना, यानी कि बुद्धिज़्म की जो प्रीस्ट यहाँ पे आपका अशोका के द्वारा प्रोपेगेट किया जा रहा था, उसको हिनायना कह रहे थे। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है। जैसे दिगंबर स्वतंबर जो हमारे जैन में जो डिवाइड हो गई ना, उसी तरीके से बुद्धिज़्म की भी है। अगर बुद्धिस्ट की टेक्स्ट की बात करें तो ये कलेक्ट किया गया था, कंपाइल किया गया था, वो भी 500 ईयर्स जब बुद्धा की डेथ हो गई थी उसके बाद। इसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, यानी कि 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। और ये तीनों जो लिखा गया था ना, ये पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। तो ये 3 पिटक थी। समटाइम्स इससे भी क्वेश्चंस आता है कि ये तीनों पिटक का मीनिंग क्या होता है। तो सुत्त पिटक से, जिसमें कि 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे सूत्र रखा गया है, यानी कि जो बुद्धिज्म के सूत्र थे ना, वो यहाँ पे सुत्त पिटक में रखी गई है। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक जैसे कि कुछ आपके बुद्धिज्म के मॉन्क्स वगैरह है, फॉलोअर्स वगैरह है, तो उनके लिए यहाँ पे रूल्स वगैरह रखा गया है। अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक पिटक कहने का मतलब है कि बुद्धिज्म की जो कुछ फिलॉसफी थी ना, उसी को यहाँ पे रखी गई है। तो ये 3 पिटक आपको ये ध्यान रखना है, और ये तीनों पिटक यहाँ पे पाली लैंग्वेज में है। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो डिक्लाइन हो रही थी, कि कैसे बुद्धिज्म की जो यहाँ पे प्रचलितता थी हमारे इंडिया में धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो रिवाइवल जो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म की हो रही थी, और राइज जो यहाँ पे भागवतिज्म की हो रही थी, इसी के कारण जो है बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। पाली लैंग्वेज का यूज़ और जो लैंग्वेज है मासेस का एज अ लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म में, वो भी यहाँ पे छोड़ दिया गया 1st सेंचुरी एडी में। बुद्धिस्ट जो थे वो यहाँ पे संस्कृत अडॉप्ट करने लगे, जो लैंग्वेज है एलाइट लोग की। जब यहाँ पे महायाना बुद्धिज्म की बर्थ हुई, तो जो आइडल वर्शिप है वो भी स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे लोगों को ऑफर करने लगा किया जाने लगा मोरल स्टैंडर्ड्स का। फिर यहाँ पे हंस के ऊपर भी अटैक हुई थी 5th और 6th सेंचुरी में। टर्किस भी इन्वेडर्स थे, टर्किस भी इन्वेड करने लगे थे 12th सेंचुरी में, जिन्होंने बहुत सारे मोनास्ट्रीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये सारी फैक्टर्स है जिनके थ्रू जो है हम लोग देख सकते हैं कि बुद्धिज्म की जो है धीरे धीरे पतन होने लगी। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिज्म का हमारे इंडियन कल्चर में। तो बुद्धिज्म जो है एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया कल्चर के डेवलपमेंट में। साथ ही आप लोग देखोगे कि कुछ इनकी बातें हैं, इनकी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर में रह गई। तो अहिंसा का जो कंसेप्ट है, यानी कि नॉन वायलेंस, तो ये चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि आज के डेट में महात्मा गांधी जी भी इसको फॉलो करते हैं। बाद में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू हो गई हमारे नेशन के लिए। साथ ही इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्ट और आर्किटेक्चर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा नोटेबल है। जैसे कि सांची की स्तूप है, बरहूत है, गया है, ये सारी वंडरफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि आज के भी डेट में इतने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो कि उस समय में थी। साथ ही यहाँ पे बुद्धिज्म की जो थी वो क्रेडिट है कि चैतस्य और विहारास है, वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। साथ ही एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के थ्रू, जैसे कि तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला। तो ये सारे जो है बहुत ही भव्य हुआ करते थे, जहाँ पे लोग आकर वहाँ पे रहते भी थे और वहीं पे पढ़ाई भी करते थे और शिक्षा भी ग्रहण करते थे। तो ये सारी चीज़ें, नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा जाना माना ये बिहार की यूनिवर्सिटी है। लैंग्वेज ऑफ पाली और जो दूसरे लोकल लैंग्वेज है वो भी इन्हीं के टीचिंग के थ्रू ही यहाँ पे आपका डेवलप हो पाया। साथ ही इन्होंने जो स्प्रेड है हमारे इंडियन कल्चर का, वो दूसरे पार्ट ऑफ एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करी। तो इस तरीके से जो है ना हमारे इंडियन कल्चर में बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही। ठीक है, अब आइए, ये तो हमारी चैप्टर हो गई ख़त्म। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि रिलीजियस और कुछ और भी कॉजेज़ जिसके कारण जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है राइज हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अर्ली लाइफ देखें महावीर की, और इनकी प्रिंसिपल क्या थी, त्रिरत्न में ये भी देखें। अर्ली लाइफ गौतम बुद्ध की देखें और इनकी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देखें, जैसे कि 4 ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ भी देखें। पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म और इनकी फॉर्मेशन जो कि संघ थी, इसके बारे में देखें, और किस तरीके से इनकी जो स्प्रेड हो रही थी वो भी देखें। और अभी देखिए कि कैसे इनका डिक्लाइन हो गया और किस तरीके से ये इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूट किए। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे वर्धमान महावीर, ये जो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ, कपिलावस्तु, कुंदग्राम, या फिर आपकी जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र या फिर कुसुमापुरम, ये भी आप लोग बताइएगा। त्रिपिटक जो है ये आपकी रिटर्न है किस लैंग्वेज में, तो ये भी आप लोग बता सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो कन्वे किया गया कहाँ और किनके द्वारा। जो फर्स्ट कंपाइलेशन है जैन लिटरेचर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं। बुद्धिज्म ने जो यहाँ पे बुद्धिज्म की जो प्रीस्ट की गई थी अशोका के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच कीजिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, सेकंड कहाँ पे हुई थी, थर्ड कहाँ पे हुई थी और फोर्थ कहाँ पे हुई थी। इसको ज़रूर मैच करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपकी जो है एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है जिसको आप लोग को ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने आंसर जो कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस किए थे, तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किंगडम कौन कौन सा है जो कि बुद्ध के लाइफ से यहाँ पे कनेक्टेड है। अवंती, गंधारा, कोशाला, मगध, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे अवंती तो है ही, गंधारा गंधारा कभी आप लोग देखे हो ये नहीं है, कोशाला और मगध तो है ही। तो ये तीनों है, इट मीन्स कि हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो गई 1 3 4। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे और अभी हम लोग आंसर दे दिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब हम लोग जो है कंसेप्ट निर्वाणा का बुद्धिज्म में वो कैसे कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, या फिर कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, या फिर स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, और मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो नहीं हो सकती। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को पूरी तरीके से ही त्याग देना, तो ये भी नहीं है। एक स्टेट ऑफ ब्लिस और रेस्ट है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट लेना है। आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा जो है लाइफ में अनरेस्ट है, तो इसके लिए जो है बुद्धिज्म का था कि निर्वाणा करना, यानी कि उनको रेस्ट चाहिए, उनको पीस चाहिए। तो ये आपकी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो गई। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे है डॉक्ट्रिन ऑफ आपकी जैन की डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है, सबसे पहला देख लीजिए कि एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पे हटा दीजिए, इससे आपको पता चला कि थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है। द स्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पिनेंस, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर डी हो जाती है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपकी करेक्ट है। फर्स्ट की डी है, सेकंड की सी है, थर्ड की डी है, तो यहाँ पे हमारी ये करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो बस लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हो। या फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं ज्वाइन करना है, जिससे कि आप लोग को PT 365 की प्रीवियस जितनी भी लेसन मुझे हटानी पड़ी है, मैं वहाँ पर आप लोग को अपलोड कर सकूँ। साथ ही इनसाइट की भी आपकी कोई स्टार्ट हो गई है। आज मॉर्निंग में मैंने एक लेसन अपलोड करी है जिसमें कि पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो आई विश एंड आई होप कि आप लोग वो लेसन भी ज़रूर देखो, क्योंकि अब सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है, क्योंकि वो लोग भी अपना जो है ऑनलाइन कुछ लर्निंग का प्रोग्राम कर रहे होंगे, बट नो इशू, वो उनका हक है। लेकिन हम लोग का जो हक है, और मैं जिस तरीके से आप लोग को एक अल्टरनेटिव के साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ तो कर रही हूँ, जो कि PPT के फॉर्म में है। तो इसके बाद आपकी PT 365 की लेसन आएगी, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और मॉर्निंग में भी जो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराई जाती है वो बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड की है। अगर आप लोग EPFO की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे आगे आने वाले सारे लेसन्स को ज़रूर देखें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।